हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे आप। तो हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम लोग देख रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग खत्म कर चुके थे। कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? मैं बार बार आपको दोहरा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। कौन सी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLBP। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है काफी महत्वपूर्ण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस पे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। वो क्या है चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ये क्या चीज है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी आप पहले ये देखो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को अभी रहने दो, इसको यही रहने दो, इसको अभी पढ़ लेंगे समय आने पे। कुछ चीजें आपको मैं बताता हूं। पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है क्या चीज? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कुछ मेम्ब्रेन का मतलब आपको पता होगा, पतली जो झिल्ली होती है उसी को मेम्ब्रेन कहते हैं, पतली थिन तो उसी को मेम्ब्रेन कहते हैं। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देखिए मेम्ब्रेन कई टाइप की होती हैं, एक परमिएबल और एक सेमी परमिएबल, एक इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब उससे कुछ भी ना सोल्यूट ना सॉल्वेंट कुछ भी नहीं बाहर आ जा सकता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिससे केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही जाते हैं। और कुछ ऐसी मेम्ब्रेन होती हैं जिन्हें सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स ही उसके थ्रू वो पास कर सकते हैं। तो हमको देखना है फिलहाल वो चीज हमको नहीं, हमको यहां देखना है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है क्या चीज? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है कि जिसके थ्रू एक्चुअल में सॉल्यूशन होता है। अगर कोई सॉल्यूशन है तो हमको पता है कि सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बना होगा। कौन कौन सा? एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। यदि सॉल्वेंट में सोल्यूट मिला हुआ है। अब एक चीज जान लीजिए कि सोल्यूट के पार्टिकल्स की साइज जो होती है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट के पार्टिकल्स से बड़ी होती है। यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की साइज छोटी होती है किसके अपेक्षा? सोल्यूट पार्टिकल्स की अपेक्षा। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है कि जो केवल सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को ही वह अपने से पास होने देती है, अपने थ्रू वह फिल्टर होके जाने देती है, सोल्यूट के पार्टिकल्स को रोक लेती है। ऐसी मेम्ब्रेन को, ऐसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को आप सीधे कह भी सकते हो कि दैट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन व्हिच अलाउ टू पास सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू इट बट प्रिवेंट सोल्यूट पार्टिकल्स। यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम समझ गए कि कैसी मेम्ब्रेन? ऐसी मेम्ब्रेन कि जो कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को जाने देती है, सोल्यूट के पार्टिकल्स को रोक लेती है। जैसे आपकी स्किन की जो मेम्ब्रेन है इस पे भी इसमें भी, लेकिन हालांकि आपकी स्किन की मेम्ब्रेन ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं, इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि इससे कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स ही बाहर आते हैं, केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही नहीं आते हैं, और भी कुछ मटेरियल्स आते हैं जो आपके ब्लड में डिजोल्व हैं, आपकी बॉडी के वाटर में डिजोल्व हैं, ठीक है, वो भी बाहर आते हैं, तो सेलेक्टिव कहलाती है। तो ये भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। तो एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो कि जैसे आप चना है, चने को आप भिगो देते हो, जब भिगो देते हो तो वो क्या होता है?
वो है शाम को अगर आपने चने को भिगो दिया तो ये चना जो शक्ल में ऐसे था, छोटा था, अब ये चना आपका कैसे हो गया? यह चना आपका शक्ल में ऐसे हो गया, बड़ा हो गया। हुआ क्यों ऐसा? आपने इसको पानी में डुबो दिया था। जब आप इसको पानी में डिप कर दिए थे तो ये सुबह आपने देखा कि ये बड़ा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पानी के यानी सोलवेंट के पार्टिकल्स इसमें से मूव किए। और किसके थ्रू? इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक झिल्ली है, एक लेयर है, और वह काम की किसके तरह? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। तो इसमें सोलवेंट के पार्टिकल्स जा रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अपने थ्रू पास होने देती है और सोल्यूट के पार्टिकल्स को रोक लेती है। तो आप ये एसपीएम समझ गए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन समझ गए क्या चीज होती है। अब देखिए, जब आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन समझ गए, अब एक चीज देखिए हुआ क्या। हमने इसको बिठाया, चलिए, तो हमने क्या किया? हमने चने को लिया था, ये चना हमारा था, ये चना जो हमारा था, अब ये फूल के बड़ा हो गया। हुआ क्यों ऐसा? क्योंकि इसको हमने पानी में डिप किया था रात भर। जब पानी में डिप किए थे तो ये इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स इसके थ्रू पास होकर के इसमें गए, इसकी वजह से तो ये फूला, बड़ा हुआ। इस मैकेनिज्म को, इस प्रोसेस को, जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इसमें जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसको अभी आप ध्यान दीजिए, उसको अभी आप रखे रहिएगा, मैं कहूँ कभी रहने दीजिए उसको। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। अब आपसे पूछा जाए ऑस्मोसिस क्या चीज है, तो सीधी सी बात है, ऑस्मोसिस को आप खुद डिफाइन कर सकते हो, इसकी डिफिनेशन खुद बिल्ड कर सकते हो आप। कैसे? कि ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस कि जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इसमें, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, नहीं है, बहुत कम है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन इसका ज्यादा है। वो क्या हो रहे हैं? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे आप किशमिश को पानी में डुबो दो, किशमिश को पानी में डुबोए, रात भर डुबोए, सुबह देखे वो फूल करके मोटा हो गया। आपकी मम्मा बनाती होंगी, खीर बनाती हैं, खीर में जब किशमिश डालती हैं तो देखते होंगे आप कि खीर जब बन रहा है तो खीर में ऑलरेडी शुगर है और किशमिश में भी शुगर है, लेकिन खीर की अपेक्षा किशमिश में शुगर का कंसंट्रेशन कम है। तो अब खीर में कंसंट्रेशन उसका कम है, तो कम से ज्यादा की तरफ गया, यानी उससे क्या हुआ कि उससे वाटर मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या हुए? वो मूव करके इसमें गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। ऑस्मोसिस यानी ऑस्मोसिस को हम सीधे कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस कि जिसमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं। यानी ऑस्मोसिस इज दैट प्रोसेस in which solvent particles move toward lower concentration to higher concentration। तो इस तरह से आप ऑस्मोसिस को भी डिफाइन कर सकते हो, खुद बिल्ड कीजिए। डिफिनेशन को हमेशा कभी भी रटिए नहीं, आप उस चीज को, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, डिफिनेशन अपने आप निकल के आती है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो डिफिनेशन, यू कैन आल्सो बिल्ड डिफिनेशन, तो डिफिनेशन खुद बना सकते हो आप। ऑस्मोसिस, अब आप समझ गए, ऑस्मोसिस भी समझ गए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी समझ गए, दो चीज आप समझ गए। और जब दो चीज आप समझ गए तो अब आप ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए आप तैयार हो गए। कैसे? तो सपोज कर लीजिए, एक मैं छोटा सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये है, ये सपोज कर लीजिए कि ये कोई आपका पोर्ट। हमने क्या किया? हमने इसको अलग किया, किसके द्वारा? किससे अलग किए? एक
मेम्ब्रेन से अलग किया। और ये कैसी मेम्ब्रेन आपकी थी? यह थी सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल में अब दो सॉल्यूशन हमने ले लिया। एक में हमने लिया केवल वाटर भी कह सकते हो, वाटर ले लिया, और दूसरे में सपोज कर लीजिए हमने शुगर का सॉल्यूशन ले लिया, शुगर का अब सॉल्यूशन ले लिए। अब आपको पता है कि यहाँ पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हायर है और यहाँ पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लोअर है। और आपको अभी मैं बताया हूँ क्या बताया हूँ कि मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, हायर कंसंट्रेशन यहाँ पे लिख दीजिए शुगर सॉल्वेंट या वाटर ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ कैसे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होके अब ये इधर जाने लगेंगे। खुद का दिमाग लगाइए, आ जाएगा। खुद सोचिए, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा आप दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। ये इधर जाने लगेंगे, इनका मूवमेंट होने लगा। यानी आप सीधे कह सकते हो कि क्यों इतना बढ़ा चढ़ा कह रहे हैं, सीधे कह दीजिए ऑस्मोसिस होने लगेगी। सही, आपने सही कहा कि यहाँ पे ऑस्मोसिस होने लगेगी, ऑस्मोसिस होने लगी। अब हुआ क्या? अब आप खुद का दिमाग लगाओ कि जब इस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, इस सॉल्यूशन में जा रहे हैं, बी में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यह लगातार कम होता जाएगा और इसका लेवल लगातार बढ़ता जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअल में इसकी डिफिनेशन आपकी बुक में थोड़ी सी इतनी बहुत लिखी हुई, तो बहुत अच्छी डिफिनेशन है, लेकिन थोड़ा सा इतना आपको शुरुआत में टिपिकल लगता है। जब आप उसको समझ जाएंगे तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन शुरुआत में उसका लैंग्वेज थोड़ा टिपिकल लगता है, इसलिए इसको समझने का प्रयास कीजिए, अपने आप डिफिनेशन क्लियर हो जाएगी। तो इस चीज को तो आप समझ गए। ऑस्मोसिस के कारण, अभी ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं बताया, ऑस्मोसिस बताएं। ऑस्मोसिस के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। कौन मूव कर रहा है? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये इसका लेवल बढ़ता जाएगा। और जब इसका लेवल बढ़ता गया, अब आप एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक हम अलग से प्रेशर अप्लाई करते हैं। चलिए भाई, इस पे, इस सॉल्यूशन पे, किस पे? ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन पे हम अलग से एक एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई करते हैं। और जाहिर सी बात है, जब इससे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स यहां से भी, इसके मॉलिक्यूल्स इधर आने का प्रयास करेंगे। अब इस पे हम प्रेशर बढ़ाते गए इतना, और जब प्रेशर इस पे बढ़ाएंगे तो यहाँ का प्रेशर जब ज्यादा हो जाएगा, तो जब इधर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जब इधर से इधर जाएंगे, तो जितना ये फ्रीक्वेंटली जा रहे थे इससे इधर, उतना फ्रीक्वेंटली अब जा नहीं पाएंगे। और जब उतना फ्रीक्वेंटली नहीं जा पाएंगे, यानी ये प्रेशर, जब यहाँ ज्यादा प्रेशर होने लगेगा तो ये उतनी फ्रीक्वेंटली से अब हम इधर जाएंगे नहीं। और जब नहीं जाएंगे, यानी इधर से जाने का इसका विरोध होगा। जब इधर से विरोध होगा, एक स्थिति ऐसी है, फिर भी जा रहे हैं। हमने एक स्थिति ऐसी ला दिया कि इतना प्रेशर इस पे राइज कर दिया, एक्सटर्नल प्रेशर, इतना प्रेशर दे दिया कि इस प्रेशर पे जितने प्रेशर पर, ध्यान दीजिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, कि हमने अलग से इतना प्रेशर इस पे क्रिएट किया, इतना प्रेशर डाल दिया कि ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर जाने से पूरी तरह से रुक गए।
पूरी तरह से रुक गए। तो जितना प्रेशर हम अप्लाई करने की जरूरत हमको पड़ी, किसके लिए, इसके मूवमेंट को, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को मूवमेंट करने से रोकने के लिए जितने प्रेशर की जरूरत पड़ी, वही दिया हुआ एक्सटर्नल प्रेशर वह कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आप समझ गए होंगे शायद ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर सीधे आप कह सकते हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर वह प्रेशर होता है, वह प्रेशर कि जिससे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना, वो पास होना रुक जाए। तो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, सीधे आप एक लाइन में कह सकते हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर वह एक्सटर्नल प्रेशर होता है कि जो ऑस्मोसिस को रोक दे। क्यों भाई, सबसे अच्छी, सबसे छोटी डिफिनेशन आप बिल्ड कर लिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज दैट एक्सटर्नल प्रेशर बाय विच वी कैन चेक द ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस प्रोसेस को हम रोक सकते हैं, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर द एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन। डिफिनेशन लिख लीजिए, और the osmotic pressure the osmotic pressure which must be applied, osmotic pressure which must be applied on solution to stop osmosis. The osmotic pressure is that pressure by which, यहाँ बढ़ा लीजिए, osmotic pressure is that pressure, या तो सीधे लिख दीजिए, यानी the external pressure which must be, oh sorry, यहाँ osmotic लिख दिए का, oh sorry, I am very sorry. The external pressure which must be applied on solution to stop osmosis, यानी ऑस्मोसिस को जो रोकने के लिए प्रेशर होता है, मिनिमम प्रेशर वह जो जरूरत पड़ता है, मिनिमम जिसपे ऑस्मोसिस रुक सके, वह क्या कहलाता है, वह ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को आप कैसे, इसको नोट कर लिए होंगे, चलिए कोई बात नहीं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पहली बात तो एक चीज देख लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट कैसे करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पाई से, ऑस्मोटिक प्रेशर को। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस तरह से चाहें उस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि इसकी हाइट जो है, ये हाइट इतना, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से यह यहाँ तक जो हाइट इसकी बढ़ी है, ये हाइट मान लीजिए h, कितनी है? h है। जो सोल्यूशन हमने लिया है, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी, सपोज कर लीजिए इस सॉल्यूशन की डेंसिटी जो है, ये सपोज कर लीजिए d है, और इस पे कुछ ना कुछ क्या जो वास्तव में यहाँ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लग रहा है, वो g है, सपोज कर लीजिए। तो इस कंडीशन में आप ऑस्मोटिक प्रेशर को ऐसे भी बता सकते हो कि पाई इक्वल टू एच डी जी। कैसे बता सकते हो? पाई इक्वल टू एच डी जी। एच क्या है? हाइट ऑफ दैट सॉल्यूशन, इंक्रीज।
डी क्या है, डेंसिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, और क्या है, जी क्या है, जी क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, तो इस तरह से आप इसको भी आराम से आप ऑस्मोटिक प्रेशर को इस फार्मूले के, क्योंकि इस फार्मूले को मैं आपको इसलिए बताया कि इसकी जरूरत आपको तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी भी जरूरत पड़ जाया करती है। ठीक, और दूसरे तरीके से आप कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट कर सकते हो, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, तो इस कंडीशन में अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन आपको पता है कि इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो गैस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, और जब गैस की तरह बिहेव कर सकते हैं तो सीधे आप कह सकते हो कि गैस लॉ को भी लगा सकते हो। और आइडियल गैस लॉ क्या कहलाता है, PV इक्वल टू क्या कहलाता है, nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसकी जगह पे आप कैसे कह सकते हो कि P जो है प्रेशर आपका है, तो प्रेशर है, तो प्रेशर को आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर को भी आप एक प्रेशर मान लो, ठीक है, तो ये प्रेशर है, ये है मान कर लेना है। ठीक, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू N/V/RT हो गया। यानी सीधे गैस लॉ में इसको पढ़े हो आप, ठीक है, यानी इसको ऐसे भी कह सकते हो, N/V क्या है, किसको डिनोट करता है, कंसंट्रेशन को, तो सीधे आप कह सकते हो कि ये आपका हो जाएगा CRT, हो जाएगा पूरी तरह से, आप इसको आसानी से कह सकते हो CRT हो जाएगा। ठीक, तो इसी चीज को आप फॉलो करो, किस पे, इस पे P की जगह पे आप क्या रख दो इसको, यानी ये क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू CRT, यानी यह आपका हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो इस तरह से आप ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस तरह से आप ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर इसकी जगह पे अगर आप P की जगह पे पाई ले लेते हो तो आप सीधे कह सकते हो कि पाई V इक्वल टू nRT, ऐसे भी आप बता सकते हो nRT, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि आप क्या कह सकते हो कि पाई की जगह पे अगर आप ये लेते हो nRT तो आप सीधे कह सकते हो कि पाई V इक्वल टू n की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू RT। इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप चाहो कि आपको कहा गया कि इसमें क्या मिलाया गया है, उसका मोलर मास बताइए, तो अगर आपको मोलर मास बताना है तब आपको कोई परेशानी नहीं है, मोलर मास यहाँ निकाल सकते हो, m की वैल्यू निकाल सकते हो, मोलर मास ये क्या हो जाएगा, क्या निकल के आएगा, W/V इंटू R, यहाँ भी W/V, हाँ RT अपॉन ये चला जाएगा। ये आपका मोलर मास निकालने का फार्मूला है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस फार्मूले की भी आपको जरूरत पड़ जाया करती है कि कभी कभी मोलर मास पूछ देता है। तो इस तरह से देख लिए आप ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, एक चीज उस समय मैं आपको बताते समय जो है उस चीज को नहीं बताया कि बीच में आप जो है दूसरे तरफ में भटकने पावे। यहाँ जब मैं ऑस्मोसिस बता रहा था उस समय एक चीज बताया, ऑस्मोसिस आपको तो पता है कि ऑस्मोसिस क्या होती है। यानी ऑस्मोसिस क्या है कि जिसमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं। अब आपने जितना प्रेशर अप्लाई किया उस प्रेशर को आप क्या कहोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आप देखो, जब इसको आप ऑस्मोटिक प्रेशर आपने कह दिया, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर वह प्रेशर है, वह एक्सटर्नल प्रेशर है कि जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को पूरी तरह से रोक दे, वह प्रेशर आपका क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ऑस्मोसिस आप समझ गए हो, एक चीज आप देखे होगे आपको आरो यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, नाम से ही जान सकते हो, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स
ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस यानी जो ऑस्मोसिस हो रही है उसका उल्टा, यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर में जा रहे थे। अब यहां आप ऐसे कह सकते हो कि हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं, यानी जब ऑस्मोसिस प्रोसेस के अगेंस्ट वर्क होता है तो उसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और रिवर्स ऑस्मोसिस के ही सेम आपके घर में जो आरओ लगा है, आरओ जो वाटर प्यूरिफायर है, वो आरओ के ही टेक्निक पे काम करता है, इसीलिए उसका नाम ही आरओ पड़ गया है। आरओ क्यों? क्योंकि उसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस के अपोजिट वर्क होता है। क्यों अपोजिट वर्क होता है? क्योंकि आपका जो वाटर है वो इम्प्योर वाटर है। उसमें क्या इम्प्योरिटी किसकी होती है? इम्प्योरिटी होती है कि उसमें आपके मिनरल्स जो होते हैं वह ज़्यादा अमाउंट में डिजोल्व होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में। अब उतने, इसीलिए उसका टीडीएस ज़्यादा हुआ करता है। टीडीएस टोटल डिजोल्व सब्सटेंस, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा हुआ करता है। तो उसके टीडीएस को हमको कम, आरओ क्या करता है? उसके टीडीएस को कम करता है, उस लेवल में लाता है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर है। तो उसमें क्या होता है, जब इसमें डिजोल्व पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, यानी इसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा डिजोल्व हैं, तो जब ज़्यादा डिजोल्व हैं तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि इसमें से इनके पार्टिकल्स को बाहर निकालने के लिए या इसमें से प्योर वाटर को बाहर निकालने के लिए, ताकि इसमें हमारा जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट में सोल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा जो डिजोल्व हैं वो कम हो सके। तो इस प्रोसेस में ऑस्मोसिस के अगेंस्ट वर्क करता है ये मशीन आपकी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी ऐसा प्रोसेस जो ऑस्मोसिस के अपोजिट वर्क करता है, वह क्या कहलाता है? आरओ या रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग देख लिए कि कोलिजेटिव प्रॉपर्टी अब खत्म होती है। जितनी भी कोलिजेटिव प्रॉपर्टी हैं, सारी कोलिजेटिव प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए। कौन कौन सी कोलिजेटिव प्रॉपर्टी? 4 कोलिजेटिव प्रॉपर्टी। पहली कौन? RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चारों कोलिजेटिव प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से थॉरोली देख लीजिए। अगर एक बार देखने पर नहीं समझ में आया है तो दोबारा आप देख लीजिए, दोबारा पॉज करके देखिए, पॉज करके फिर उसके फार्मूले को नोट कीजिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, केवल आपको देखने से नहीं कुछ होगा, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक फार्मूले आपको मगअप नहीं होते हैं। और आपको ज़्यादा मगअप करने की जरूरत नहीं, खाली 2 बार लिख लीजिए। आप थॉरोली लिख लीजिए उसको, साथ में देखते मेरे साथ लिखते जाइए, आपका तैयार होता जाएगा। और अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आपके लिए पूरी तरह से वो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। कमेंट सेक्शन में उसको हमको बताइए, आप अपनी प्रॉब्लम को बताइए। हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। तो निश्चित रूप से आप उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए